बातें करते करते शाम होने लगती है। एडोनिस सभी को वापस महल में लेकर जाते हैं। रात का समय होने वाला है। अच्छा यही है कि सब अपने अपने कमरे में जाकर सो जाएं। अब इस बारे में मुझे और कोई बात नहीं करनी। मैं जब भी इस बारे में सोचता हूँ तो परेशान हो जाता हूँ। कैलिस्ता से छुटकारा पाने का हमारे पास अब कोई उपाय भी नहीं बचा, राजा एडोनिस बोले। इतना कहकर राजा एडोनिस वापस जाने लगे, तभी अमजद ने उन्हें रोका और कहा, एक मिनट हमारी बात सुनिए। आपने जो कमरे हमें दिए हैं वह तो बहुत ही खतरनाक है। क्यों, क्या हुआ? राजा एडोनिस ने पूछा। उन कमरों में जो तस्वीरें लगी हुई है वे सभी सजीव तस्वीरें हैं। अमजद ने कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? कशारा तपाक से बोल पड़ी। मतलब उन तस्वीरों के अंदर जो कुछ भी है वह बिल्कुल हकीकत है। एक दृश्य में नदी है तो उसका पानी बहता हुआ दिखाई देता है और दूसरे कमरे में हमारी दोस्त नीलम को एक शिकारी पकड़ने आता है। वो शिकारी कमरे में कहां से आया? क्योंकि एक पेंटिंग में शिकारी है, वह उसी पेंटिंग से बाहर निकला था। रघु ने जवाब दिया। इस बात पर एडोनिस और कशारा दोनों चौंक जाते हैं और उनके मुंह से एक साथ निकलता है, क्या? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? राजा एडोनिस बोले। हम सच कह रहे हैं। अगर यकीन ना आए तो आप हमारे साथ उन कमरों में रुक के देख लो, अमजद ने कहा। राजा एडोनिस ने झट से हाँ बोल दिया। कशारा और एडोनिस नीलम वाले कमरे में गए और वहां बने शिकारी के चित्र को देखने लगे। अब सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। यहाँ तो कुछ भी अजीब नहीं है। हमें काफी देर हो गई और अब तक कोई तस्वीर सजीव नहीं हुई, राजा एडोनिस बोले। वे दोस्त भी अचंभित थे कि इतनी देर हो गई लेकिन कोई भी चित्र सजीव नहीं हुआ। अब क्या करें? अमजद वेदांश की ओर देखता हुआ बोला। तभी कशारा नीलम का हाथ पकड़ते हुए बोली, घबराओ मत, तुम मेरे साथ मेरे कमरे में सो जाना। हाँ, ये ठीक रहेगा, रघु खुश होते हुए तपाक से बोल पड़ा। मैंने सिर्फ नीलम को कहा है, कशारा मुंह बनाते हुए बोली। हाँ, तो मैंने कब कहा कि मुझे भी तुम्हारे कमरे में सोना है? रघु भी मुंह बनाते हुए बोला। कशारा नीलम का हाथ पकड़ते हुए और रघु को घूरते हुए अपने कमरे में चली जाती है। वेदांश ने सोचा कि हम दोस्त भी एक ही कमरे में सो जाते हैं। वेदांश ने राजा एडोनिस को वापस भेज दिया। चलिए, आप हमारी वजह से परेशान ना हो, हम तीनों यही एक कमरे में एडजस्ट कर लेंगे। इतना कहकर वेदांश एक एक करके उस कमरे में लगी सभी तस्वीरों को नीचे उतारने लगा। जब ये तस्वीरें यहाँ होंगी ही नहीं तो ये सजीव भी कैसी होंगी? वेदांश तस्वीरें हटाते हुए बोला। उन सभी तस्वीरों को महल के नीचे बने एक कमरे में पहुंचवा दिया गया। राजा एडोनिस सोच में डूबे वापस अपने कमरे में चले जाते हैं और अपने कमरे में लगी सभी तस्वीरों को बड़े ही ध्यान से देखने लगते हैं। उस रात वे सभी लोग सुकून की नींद सो जाते हैं। कशारा के कमरे में एक झरने की तस्वीर थी। पूरी रात नीलम आराम से सोई। अगले दिन जब ये उठे तो सभी को काफी हल्का महसूस हो रहा था। आखिर इतने दिनों में बिस्तर में सोने जो मिला था। सुबह होते ही अमजद भूख से बिलबिलाने लगा, लेकिन अफसोस ये लोग 3 बजे से पहले कुछ नहीं खा सकते थे। यार, अब आगे करना क्या है? अमजद ने पूछा। हाँ यार, हम यहाँ आराम करने नहीं आए। उस रेगिस्तान में तो हमें आचार्य मिल गए थे लेकिन यहाँ एक राजा मिला भी, तो वो भी लाचार। रघु बोला। यहाँ आए हैं तो कुछ ना कुछ तो वजह होगी ही, हम बाहर जाकर देखते हैं, तभी कुछ पता चलेगा, वेदांश ने कहा। थोड़ी ही देर में रघु ने नीलम को बुलाया और सभी ने बाहर जाने का फैसला किया, जिस पर कशारा ने विरोध किया। तुम इस तरह हमें यहाँ कैद करके नहीं रख सकती, वेदांश ने कहा। मैंने तुम लोगों को कैद नहीं कर रखा, तुम जानते नहीं हो बाहर की हालत कैसी है, कहीं तुम लोग किसी मुसीबत में ना पड़ जाओ, कशारा ने कहा। कैसी मुसीबत? अमजद ने पूछा। बाहर चारों ओर लालची और दरिंदे किस्म के लोग हैं, कशारा बोली। लेकिन हम यहाँ रहकर कुछ नहीं कर सकते। हमने तुम्हें अपनी पूरी कहानी बताई, हमें अब आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ हमारी मदद करने कोई नहीं आएगा, हमें खुद ही कुछ करना, वेदांश बोला। ठीक है, लेकिन तुम इस तरह बाहर मत जाओ, मेरे साथ आओ, मैं बताती हूँ हम कैसे शहर में घूमेंगे, कशारा ने कहा। कशारा ने अपने नौकरों की मदद से सभी की वेशभूषा को बदल दिया। नीलम को एक लड़के की तरह पोशाक पहनाई। वेदांश जो कि पूरी तरह फिट था उसके हाथ में पट्टी बांध दी और इस तरह दिखाया जैसे वेदांश कुछ काम कर ही नहीं सकता। रघु को फटे हुए भिखारी जैसे कपड़े पहनाए और उसके मुंह पर कालिख लगा दी। अमजद की भी कुछ इसी प्रकार की वेशभूषा बनाई गई जिसमें उसे काफी बूढ़ा दिखाया गया। इस तरह की वेशभूषा बनाने के पीछे क्या कारण है, यह तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा, कशारा ने कहा। वे लोग महल से बाहर निकले। महल के बाहर का रास्ता काफी चौड़ा और साफ था। आगे बढ़ने पर उन्हें छोटे छोटे एक मंजिला घर दिखाई दिए, जिनकी बनावट बहुत ही उम्दा थी।
घरों के आगे कुछ लोग बैठे हुए थे और वे कुछ ना कुछ काम कर रहे थे, जैसे कोई बढ़ई का काम कर रहा था, कोई लोहार का काम कर रहा था, कोई यूं ही बस अपनी सोच में डूबा बैठा था। चारों दोस्त सभी चीजों को बहुत ही अच्छी प्रकार से देखते हुए चल रहे थे। यह गरीबों की बस्ती है, कशारा ने कहा। चारों दोस्त गरीबों की बस्ती सुनकर हैरान हुए थे, क्योंकि वे घर भले ही छोटे थे लेकिन बनावट इस तरह थी कि शायद किसी व्यापारी के घर हो। यह गरीबों की बस्ती है, लेकिन यहाँ तो सभी लोग संपन्न नजर आ रहे हैं, वेदांश ने कहा। हाँ यार, सभी हष्ट-पुष्ट है, तो ये गरीब कहाँ से हो गए? नीलम ने कहा। यह लोग एक वक्त में छोटी छोटी बस्तियों के मंत्री रहे थे, लेकिन कैलिस्ता के इस शहर पर कब्जा करने के बाद से इनका ऐसा हाल हो गया है। यह लोग वे हैं जिन्होंने कैलिस्ता द्वारा दिए गए प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। कशारा ने कहा। किस प्रकार का प्रस्ताव? अमजद ने पूछा। कैलिस्ता इन मंत्रियों को अपना सेवक बनाना चाहती थी, लेकिन यह मंत्री ईमानदार थे, और क्योंकि यह लोग ईमानदार थे इसीलिए इस शहर के छोटी छोटी बस्तियों के मंत्री बने थे। कैलिस्ता चाहती थी कि सभी लोग उसके साथ मिलकर उसके कुशासन में उसकी मदद करें, लेकिन उन्होंने कैलिस्ता की नहीं मानी और बदले में इन्हें गरीबी दे दी, कशारा ने कहा। रघु हल्के से अमजद के कान में बोलता है, यार अगर इसे गरीबी कहते हैं तो फिर अमीरी किसे कहते होंगे? हाँ यार, सच में ये शहर स्वर्ग है, अमजद ने कहा। वे लोग थोड़ा आगे बढ़े। आगे बढ़ने पर उन्हें बहुत बड़ा मैदान दिखाई दिया। ये क्या है? दूर दूर तक कुछ नहीं, रघु ने पूछा। यहाँ लोगों को मृत्यु के बाद दफनाया या फिर जलाया जाता है, कशारा ने बताया। तो तुम हमें यहाँ क्यों लाई हो? वेदांश ने पूछा। सामने ईंट का बना वो टीला दिखाई दे रहा है, सामने की ओर इशारा करते हुए कशारा ने कहा। हाँ, क्या है वो? वेदांश ने कहा। वह थेरोन की समाधि है, कशारा ने कहा। बहुत बुरा हुआ था उनके साथ, नीलम ने अफसोस जताते हुए कहा। हाँ, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है, कशारा बोली। आंखों में आंसू लिए कशारा अब उस खुले मैदान के किनारे से होती हुई एक अन्य जगह पहुंची। एक बस्ती में पहुंचते ही उन्हें एक बहुत बड़ा द्वार दिखाई दिया। द्वार के अंदर जाने के लिए विशेष प्रकार का सिक्का देना पड़ता था। कशारा ने उन चारों समेत अपना सिक्का प्रवेश द्वार के बाहर खड़े एक सिपाही को दिया। इसके बाद ही वे लोग उस बस्ती के अंदर दाखिल हो सके। बस्ती के दोनों तरफ एक बाजार सा लग रहा था। आगे चलने पर उन्हें जमीन पर लाइन से बैठी हुई बहुत सारी लड़कियां और औरतें दिखाई दी, जो अपनी गर्दन नीचे झुकाए बुत बनी बैठी थी। इन लड़कियों को क्या हुआ? रघु ने इतना पूछा ही था कि एक आदमी आया और एक लड़की को जबरदस्ती घोड़े पर बैठा कर ले जाने लगा। लड़की बार बार मना कर रही थी और विनती कर रही थी, लेकिन वो आदमी उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जा रहा था। वेदांश के ये दृश्य देखते ही वह उस लड़की को बचाने के लिए जैसे ही एक कदम आगे बढ़ा, वैसे ही कशारा ने उसे रोक दिया। तुम देख नहीं रही हो कैसे उस बेचारी लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा है? वेदांश गुस्से में बोला। हाँ, लेकिन इसमें तुम या मैं कुछ नहीं कर सकते, वो लड़की अब उसकी जागीर है, कशारा ने कहा। तुम जो अपने पीछे इस लड़की को देख रहे हो, पता है यह कौन है? यह इस आदमी की बहन है जिसे अभी तुम लड़ने जा रहे थे, कशारा बोली। यह सुनकर चारों दोस्त चौंक गए। इतने गिरे हुए लोग यहाँ पर दूसरों की लड़की को लेकर जा रहे हैं और अपनी लड़की भी यहाँ बिकने के लिए छोड़ दी, नीलम गुस्से में बिल्कुल आती हुई बोली। कशारा ने सबको चुप रहने का इशारा किया। वेदांश के पीछे से एक लंबा चौड़ा आदमी आया और कसकर वेदांश के कंधे को जकड़ा। वेदांश भी घबराता हुआ पीछे मुड़ा। कौन हो तुम लोग? वह हट्टा कट्टा आदमी एंट के साथ बोला। वेदांश कुछ बोलता उससे पहले ही कशारा ने उस आदमी को जवाब दिया, ये लोग काम की तलाश में यहाँ आए हैं। ओहो, तो राजकुमारी जी, ये आपके साथ आए हैं। आप कब यहाँ काम की तलाश में आएंगी? वह आदमी बुरी नजर से कशारा से बोला। कशारा ने उस आदमी के मुंह पर एक तमाचा जड़ा। वो आदमी गुस्से में तिलमिला गया। कभी तो तू भी इसी बाजार में बिकेगी, वो आदमी गुस्से में बोलकर चला गया। कौन था ये बदतमीज आदमी? नीलम ने पूछा। यहीं का एक दरिंदा था, चलो आगे चलते हैं, यहाँ रुकना अब ठीक नहीं है, कशारा ने कहा। ये लोग वापस आने के लिए मुड़े ही थे कि सामने से एक जलसे के जैसी भीड़ आने लगी। भीड़ में एक आदमी रथ पर बैठा था और बाकी लोग नरेबाजी कर रहे थे। जन सैलाब आने की वजह से ये लोग वही अपनी जगह खड़े रहे। धीरे धीरे लोगों का समूह पीछे की ओर से भी आने लगा और इस भीड़ में नीलम को किसी ने जोरदार धक्का मारा और वो नीचे गिर पड़ी। नीचे गिरने से उसके सिर पर बंधी टोपी खुल गई और उसके बाल बिखर गए। पहले कुछ पल तो किसी का ध्यान नीलम पर नहीं गया, लेकिन अगले ही पल जैसे ही वह सरी होकर अपना हुलिया ठीक करने लगी तो एक आदमी ने नीलम को उसके बालों से ही पकड़ लिया। कशारा, बचाओ मुझे, नीलम चीखने लगी। कशारा भीड़ में इधर उधर देखने लगी। उसकी नज़र सड़क की दूसरी ओर पड़ी जहां नीलम को घसीटते हुए ले जाया जा रहा था।
धीरे धीरे नीलम को और 2-4 आदमी पकड़ने लगे। बाकी तीनों दोस्तों की नजर भी नीलम पर पड़ चुकी थी। उन्होंने अपनी वेशभूषा को भूलकर नीलम को बचाने के लिए भीड़ को काटते हुए आगे बढ़ना शुरू किया। रघु और अमजद ने जमीन पर पड़ी पीतल की कुल्हाड़ी से उस आदमी पर वार किया जो नीलम के बालों को पकड़ा हुआ था। पहले ही बार में नीलम उनके हाथों से छूट गई और वे चारों प्रवेश द्वार की ओर भागने लगे। वह आदमी जिसके सिर पर चोट लगी थी वह लहूलुहान हालत में ही चीखने चिल्लाने लगा, पकड़ो उस लड़की को, ये नई लड़की है। लेकिन नरेबाजी की आवाज में उस आदमी की आवाज दबकर रह गई। ये सभी लोग जान बचाकर वहां से भाग निकले। नीलम, माफ करना मुझे, मैं नहीं जानती थी कि ये सब हो जाएगा। यहाँ लड़कियों को खरीदा बेचा जाता है, इसीलिए मैंने तुम्हारी वेशभूषा बदल दी थी। ये लोग अपने रिश्तेदारों की भी परवाह नहीं करते हैं। ये इस समाज की बहुत बड़ी कुरीति है और इसके आगे हम भी विवश है। आवारा ने कहा, कोई इंसान ऐसे कैसे हो सकता है कि वह अपनी बहन को ही ना देखे और बिकने के लिए इस बाजार में छोड़ दे। रघु ने कहा, यह सब उस कैलिस्ता का ही किया हुआ है। उसने न जाने कैसा जादू इस समाज के लोगों पर कर दिया है, जिसकी वजह से इस पूरे समाज में बुराइयां फैलती जा रही है। कशारा ने कहा, अच्छा कशारा, बुरा मत मानना, एक बात पूछूं? वह आदमी जो हमें सबसे पहले मिला था, जिसने तुम्हें बुरी नजर से देखा और गलत बात भी की, यहाँ तक तुमसे डर के चला भी गया। कहते कहते वेदांश थोड़ा अटका। कशारा मुस्कुराई और बोली, मैं समझ गई हूँ वेदांश, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। तुम यही जानना चाहते हो ना कि जब यहाँ हर लड़की से जोर जबरदस्ती कर उसे बेचा और खरीदा जा रहा है तो मुझे क्यों नहीं? इसकी वजह यह बिल्कुल नहीं है कि मैं राजा की बेटी हूँ। अब तो राजा वाले कोई अधिकार है ही नहीं हमारे पास, सिवाय उस महल में रहने के। जिस तरह से कैलिस्ता हमें अपने वश में नहीं कर पाई, उसी तरह ये लोग मुझ पर भी कब्जा नहीं कर पाए। हमारी जिंदगी में बहुत कुछ तो कैलिस्ता के अनुसार ही हो रहा है, लेकिन बाकी परमात्मा के अनुसार। शायद हमारे बड़ों का आशीर्वाद है जो हमारी इज्जत अभी तक महफूज है। हो ना हो कोई तो शक्ति है जो तुम्हारी रक्षा किए है। अमजद ने कहा, हाँ, लेकिन ऐसी रक्षा से भी क्या फायदा जब हम सिर्फ अपनी ही रक्षा कर सकते हो। लोगों को देखती हूँ तो बहुत दर्द होता है। जिस तरह से कैलिस्ता की कुछ चीज हम पर काबू नहीं कर पाई, वैसे ही इन लोगों पर भी ना कर पाती तो कितना अच्छा होता। कशारा ने उदास मन से कहा। ये लोग बातें करते आगे की ओर बढ़े। अब इनके सामने एक बीहड़ था, उसमें घटिया बनी थी और ये लोग घाटियों के ऊपर खड़े थे। इस बीहड़ को देख रहे हो? यहाँ मेरी सबसे अच्छी दोस्त को तलवारों से मार दिया गया था, कशारा बोली और उन घाटियों में उतरने लगी। क्रमशः अगला भाग जल्द ही प्रकाशित होगा।